आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि हम सोशियोलॉजिस्ट को देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एमाइल डुर्कheim को देखा था, उसके बाद हमने हर्बर्ट स्पेंसर को देखा था और आज हम देखेंगे मैक्स वेबर को। मैक्स वेबर जो कि सोशियोलॉजिस्ट हैं, फिलोसोफर हैं, ज्यूरिस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं। इनके आइडियाज ने बदल के रख दिया सोशियोलॉजी को। एक सेपरेट ब्रांच, प्रॉपर तरीके से एक सेपरेट ब्रांच जो है वो स्टैब्लिश कर दी। समझ रहे हैं? आपको बता दूं कि जो सोशियोलॉजी के चार फाउंडर्स हैं बेसिकली। अगर हम सोशियोलॉजी की बात करें तो चार फाउंडर दिखते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले हैं W.E.B. डुबॉई, ठीक है। उसके बाद है एमाइल डुर्कheim जिनकी हम बात कर चुके हैं। उसके बाद है कार्ल मार्क्स, इनकी भी हम बात कर चुके हैं। और चौथे कौन है? मैक्स वेबर। तो आप समझ सकते हैं फाउंडिंग फादर्स ऑफ सोशियोलॉजी हैं। इनकी जो थ्योरीज हैं दोस्तों, उसने तहलका मचा दिया। हम और भी सोशियोलॉजिस्ट से इनकी थ्योरी को कंपेयर करेंगे, ठीक है। बहुत सारे इनके इन्फ्लुएंसेस थे। इन्होंने कार्ल मार्क्स से इन्फ्लुएंस लिया, कांत से सबसे ज्यादा। इमैनुअल कांत और कैल्विन, इन सबसे तो बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। कांत खुद भी, इमैनुअल कांत जो खुद भी इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज्यादा बल देते थे और ये भी इंडिविजुअल फ्रीडम पे बहुत ज्यादा बल देते थे। चार्ल्स डार्विन, सिगमंड फ्रॉइड, फ्रीडरिक नीश। मजे की बात यह, इन सबकी बायोग्राफी मैंने रिव्यू की है, तो दोस्तों आपको सारे सोशियोलॉजिस्ट की बायोग्राफी आपको मिल जाएगी। कमाल है। इन्होंने इकोनॉमी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ सब समझा दिया, ठीक है। लॉ तो खैर इन्होंने पढ़ी थी, लॉयर तो थे ही ये बेसिकली, है ना। बहुत सारे आइडियाज दिए। सबसे इंपॉर्टेंट आइडिया, थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन। रिलीजन को कैपिटलिज्म से इन्होंने कंपेयर कर दिया कि आज का जो कैपिटलिज्म है वो वन इन अदर फॉर्म रिलीजन ही है, प्रोटेस्टेंट फॉर्म है, ठीक है। प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक को समझाया इन्होंने, आइडियलिज्म को समझाया, आइडियल टाइप्स को समझाया। बहुत इंपॉर्टेंट। डेमोक्रेसी, हायरार्की, ब्यूरोक्रेसी। तो हम इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरीज पे नजर डालेंगे दोस्तों। पहले हम इनकी शॉर्ट बायोग्राफी देखेंगे और उसके बाद इनकी थ्योरीज पे आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स को रिकनेक्ट, मेरा फेसबुक पेज है, सिद्धांत अग्निहोत्री के नाम से मेरी फेसबुक प्रोफाइल है। दोनों ही जगह टीचर की पीडीएफ ले सकते हैं, सवाल भी पूछ सकते हैं। गौरव सर ने कमाल की किताब लिखी है फेलियर टू ट्रायम्फ, आप इसको स्टडी आईक्यू की वेबसाइट से प्री बुक कर सकते हैं। दोस्तों, स्टडी आईक्यू का ऐप आया है, आप इसको डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से। ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम वेबर की बात करें, ठीक है, मैक्सिमिलियन वेबर, शॉर्ट में मैक्स वेबर हम बोलेंगे, तो इनका जन्म 1864 में हुआ था। प्रूसिया में जन्मे थे आप। दोस्तों, क्या हो रहा है इस समय? क्या हो रहा है? कनेक्ट करिए डॉट को। भैया जर्मन एम्पायर है ना ये, मतलब अभी तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी नहीं हुआ है। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हो रहा है 1860 से लेकर 1870 तक। जर्मनी वॉर में था। क्यों? क्योंकि जर्मनी यूनाइट हो रहा था। ये पूरा प्रूसिया जो है वही तो अभी जो मॉडर्न जर्मनी है प्रूसिया, अब तो प्रूसिया एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, लेकिन ये प्रूसिया से ही मिलके तो बना है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कब हुआ था और किसने किया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कौन है, ठीक है, जिन्होंने जर्मनी को यूनाइट किया था। ये कमेंट बॉक्स में बताइए। मैंने अभी उनकी बायोग्राफी भी की थी और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पूरा समझाया है, ठीक है। बहुत कम, 1864 के बाद बहुत ही कम साल बाद जर्मनी पूरा यूनाइट हो गया। समझ रहे हैं? अब उसके बाद हम ये देखते हैं कि इनके जो पिताजी थे बहुत वेल्दी थे। देखिए एक चीज आप देखेंगे, जितने इकोनॉमिस्ट हैं, जो ओल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, जिन्होंने आइडियाज दिए, साइंटिस्ट हैं, जो फिलोसफर्स हैं, जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, एक चीज आप सब में कॉमन देखेंगे, 90%, 90 to 95%, सबके सब अमीर हैं, सबके सब वेल्दी हैं, ठीक है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? पहले जमाने में अगर आप अमीर नहीं होते थे तो समझ लीजिए आप आइडियाज दे ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गरीबों की कोई सुनता नहीं था। क्लास डिवीजन इतना ज्यादा था कि अगर आप कुछ भी बोलते खत्म कर दिया जाता था। भैया 17th 18th सेंचुरी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 25 से 30 साल की होती थी बस। गरीब अगर कुछ भी बोलता था ना, वहीं मार दिया जाता था उसे। गरीब अगर इस तरीके के विचार देता, वहीं खत्म कर दिया जाता। अमीर दे सकते थे। क्यों? क्योंकि अमीर की सोसाइटी सुनती थी, उनके पास पैसा था, अथॉरिटी सुनती थी। तो ये कंसेप्ट थोड़ा याद रखिएगा। ये भी अमीर थे, इनके पिताजी भी अमीर थे। इनके पिताजी की बात करें, इनके पिताजी के 7 बच्चे थे, मैक्स वेबर सीनियर। और पिताजी के साथ इधर मैक्स वेबर के बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। पिताजी थे मैक्स वेबर सीनियर, पिताजी का नाम था मैक्स वेबर सीनियर, और बेटे का नाम था मैक्स वेबर जूनियर। हालांकि 7 बच्चे थे, ठीक है, और सबसे बड़े थे मैक्स वेबर, ठीक है। और इनके पिताजी सिविल सर्वेंट थे और पार्टी मेंबर भी थे। जो लिबरल पार्टी थी उस समय,
उसके मेंबर भी थे। अब आपको बता दूं दोस्तों कि जैसा कि मैंने बताया कि इनके पिताजी जो थे वो बहुत ज्यादा मेटीरियलिस्टिक थे, समझ रहे हैं। उनके जो आइडियाज थे वो मैक्स वेबर से बिल्कुल अलग थे, इसीलिए दोनों में बहुत तीखी बहस हुआ करती थी। लेकिन जो मैक्स वेबर की माता जी थी वो बिल्कुल अलग थी, है ना। वो बिल्कुल अलग थी, वो एसेटिक थी, वो संत थी। उनकी जो लाइफ थी वो संत की तरह थी। वो कैल्विनिज्म में बिलीव करती थी, वो लिबरल फ्रीडम में बिलीव करती थी। और मैक्स वेबर ने बहुत सारे आइडियाज अपनी मम्मी से लिए। तो इनके पिताजी और इनकी माताजी में कॉन्स्टेंटली झगड़ा होता रहता था, और मैक्स वेबर के पिताजी में काफी तीखी बहस होती रहती थी। और इसका जो असर है वो मैक्स वेबर के ऊपर काफी टाइम तक रहा, ताउम्र रहा इनफैक्ट। ठीक है, 1897 में जब इनके पिताजी का देहांत हुआ तो परेशान हो गए थे, है ना। ये तो डिप्रेशन में चले गए थे, एंग्जाइटी में चले गए थे। टीचिंग टीचिंग इन्होंने छोड़ दी थी, पढ़ाना ही छोड़ दिया था इन्होंने 16-17 साल तक, समझ रहे हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि शुरू में तो पढ़ने लिखने का बहुत ज्यादा शौक था, फैमिली माहौल भी ऐसा था कि अच्छी किताबें पढ़ो, जितना हो सके पढ़ो। तो शुरुआत में इन्होंने, हम देखते हैं कि खूब पढ़ाई की, और शुरू में ही ये सोशियोलॉजिस्ट हो गए। ठीक है, सोशियोलॉजिस्ट और इकोनॉमी, हालांकि उस समय सोशियोलॉजी कोई ब्रांच नहीं थी। ठीक है, मैक्स वेबर, एमाइल डुर्कheim, इन सब ने सोशियोलॉजी को एक ब्रांच के तौर पे स्टैब्लिश किया। 1876, खाली 13 साल के थे ये, इन्होंने अपने पिताजी अपनी माताजी को एस्से लिख के दे दिया। जब इनका बर्थडे आया, मतलब क्रिसमस आया, तो इन्होंने बोला कि ये लो एस्से। 13 साल का लड़का हिस्टोरिकल एसेज लिख रहा है जर्मन हिस्ट्री पे, पोप पे, तो आप समझ लीजिए उसका इंटेलेक्ट कितना ज्यादा है। शुरू में ऐसे थे। एकेडमिक करियर की बात करें दोस्तों तो बहुत कुछ इन्होंने पढ़ा। अभी हम इनकी थ्योरीज पे आएंगे, अभी हम इनके वर्क्स की बात करेंगे। तो इसमें जो इनकी बायोग्राफी है, मैंने इसमें वर्क्स इंक्लूड नहीं किया, वो अभी हम बाद में देखेंगे। ठीक है, 1882 में ये यूनिवर्सिटी ऑफ हिडेलबर्ग, ठीक है, यहां पे एनरोल हुए। देखिए जर्मनी, मैंने आपको बताया कि जर्मनी जो है वो हब था, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हब था। देखिए अक्सर जब हम मैक्स वेबर को स्टडी करते हैं तो एमाइल डुर्कheim और मैक्स वेबर को कंपेयर किया जाता है, दोनों को कंपेयर करके चलते हैं। ठीक है, एमाइल डुर्कheim आते थे फ्रांस से। ठीक है, वहां पे काफी ट्रेडिशनिस्ट आइडिया थे। ठीक है, एमाइल डुर्कheim की अगर बात करें, काफी फैक्ट बेस्ड साइंटिफिक स्टडी, न्यूटन बेस्ड, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। ठीक है, तो एक तरीके से एमाइल डुर्कheim का एक साइंटिफिक मेथड था। ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर आते थे जर्मनी। जर्मनी जो था वो इंटेलेक्चुअल था, इंटेलेक्चुअलिटी का हब था जर्मनी। बेहतरीन आपको यूनिवर्सिटी यहां पे मिलेगी, चाहे बर्लिन में हो, चाहे लीप्जिग में हो, समझ रहे हैं। जर्मनी दुनिया में सबसे बेहतरीन पढ़ने की जगह थी उस समय। ठीक है, इसीलिए आप देख रहे हैं ना कि ज्यादातर फिलोसफर, सोशियोलॉजी सब जर्मनी से, साइंटिस्ट सब जर्मनी से उठ के आए, और इसीलिए जर्मनी इतना ताकतवर हो गया। एक देश की ताकत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होती है, और जर्मनी के पास ये दोनों चीजें थी, साइंस भी थी, टेक्नोलॉजी भी थी। तभी तो हिटलर ने जर्मनी को रीऑर्गेनाइज, इतनी जल्दी रीऑर्गेनाइज कर दिया। खैर वो एक अलग टॉपिक है, उस पर किसी हम और दिन बात करेंगे। हालांकि हिटलर की बायोग्राफी मैंने रिव्यू किया, आप देख लीजिएगा। ठीक है, 4 किताबों का रिव्यू है दोस्तों, वो 1 घंटे का सेशन, मैंने 4 किताबों को पढ़ के किया, तो कमाल का रिव्यू, आप देखिएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो हाँ, तो ये हिडेलबर्ग में, यूनिवर्सिटी ऑफ हिडेलबर्ग में इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में गए, 1 साल इन्होंने मिलिट्री सर्विस भी की। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने, हाँ, ये लॉ पढ़ते थे। ठीक है, लॉ स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट थे। मैंने बताया ना कि सोशियोलॉजी कोई डिसिप्लिन नहीं था उस समय। एज अ जूनियर लॉयर इन्होंने एग्जाम भी निकाला उस समय, लॉयर का, बार का एग्जाम निकाला, तो एज अ जूनियर लॉयर ये काम भी करते थे। फिर इसी दौरान ही हिस्ट्री भी पढ़ने लगे। लॉ तो पढ़ते ही थे, डॉक्टरेट भी इनको 1889 में मिल गई, और उसके बाद जब सब कुछ पढ़ लिया, प्रोफेसर बन गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में इनको प्रोफेसर बना दिया गया। 1893 में इनकी शादी हो गई, मैरियाना से शादी हुई। मैरियाना एक अच्छी पार्टनर थी, खुद भी ये फेमिनिस्ट एक्टिविस्ट थी और ऑथर थी। ठीक है, तो अगर दो इंटेलेक्चुअल शादी करते हैं तो ये अच्छी बात होती है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, लेकिन मैक्स वेबर के साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि विवाद बहुत ज्यादा रहता था। मैक्स वेबर का दिमाग अलग तरीके से चलता था ना, तो इनके साथ ट्यून करना मुश्किल होता था। उसके बाद 1888 में हम ये देखते हैं कि इन्होंने एक एसोसिएशन ज्वाइन की। ठीक है, ये एसोसिएशन का नाम बड़ा खतरनाक है, वेरीन मैं बोलूंगा खाली। ठीक है, नहीं इतना भी खतरनाक नहीं है, वेरीन फॉर सोशल पॉलिटिक, है ना, ये इन्होंने ज्वाइन की। इसमें जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े थे। ठीक है, इकोनॉमिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, जर्मनी के इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े थे यहां पे, समझ रहे हैं। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मैक्स वेबर ने ज्वाइन की। ठीक है, फिर इन्होंने इवेंजेलिकल सोशल कांग्रेस भी ज्वाइन की। 1893 से लेकर 1899 तक पैन जर्मन लीग का भी हिस्सा थे। ठीक है, जो पॉलिश वर्कर के खिलाफ जो इन्फ्लक्स था जर्मनी में पॉलिश वर्कर्स का, उसके खिलाफ कैंपेन करते थे।
समझ रहे हैं? इसी दौरान ये पढ़ाते भी रहे 1894 1903 तक दोस्तों, 1889 से लेकर 1903 तक ये यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते भी थे, ठीक है। और 1896 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ हिडेलबर्ग में प्रोफेसर की पोजीशन भी मिल गई, ठीक है ना। और इतने चार्मिंग थे, इनकी जो टीचिंग्स थी उसी समय इतनी फेमस हो गई थी कि इनके ग्रुप को वेबर सर्कल बोला जाता था। समझ रहे हैं? सेंट्रल फिगर थे। लेकिन 1897 में मैक्स वेबर सीनियर, जो इनके पिताजी थे, उनका देहांत हो गया। और उसके बाद मैक्स वेबर हम देखते हैं 1903 आते आते डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी। इस समय इन्होंने बहुत सारे वर्क पब्लिश किए दोस्तों, ठीक है। लेकिन एंग्जाइटी में तो इन्होंने छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। 1903 आते आते इन्होंने प्रोफेसरशिप से इस्तीफा दे दिया। लेकिन लिखते रहे, ये काम करते रहे। लेकिन प्रोफेसर 1919 तक, 16 साल तक किसी कॉलेज में नहीं पढ़ाएंगे। 1904 में इनका मैग्नम ऑपस वर्क प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, क्या बेहतरीन किताब है, वाह, मजा ही आ जाएगी दोस्तों। खैर, ये तो जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होंगे उन्होंने तो पढ़ी ही होगी। मतलब किताब तो क्या, ये तो एसे है एक तरीके से। लेकिन ये तो इनकी थ्योरी है, तो वो तो सारी सोशियोलॉजी बुक्स में आपको मिल ही जाएगी, हम भी इसकी बात करेंगे। लेकिन ये कमाल की है, इन्होंने प्रोटेस्टेंट, इन्होंने दुनिया भर के रिलीजन को स्टडी किया। एक्चुअली क्या है कि मैक्स वेबर जो है वो दुनिया को स्टडी करते थे और फिर कॉमन पॉइंट्स निकालते थे, कंपेयर करते थे, और उसके बाद बेस्ट निकलता था। तभी इनकी थ्योरीज को कमाल माना जाता। हालांकि उस समय इनको बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते थे, आज भी करते हैं कि अपने मन से मनगढ़ंत बातें बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब इसकी साइंटिफिक स्टडी हुई तो सब कुछ सही साबित हुआ, ठीक है भाई। सोशियोलॉजी भी एक तरीके का साइंस ही तो है, सोशल साइंस है ना। साइंटिफिक स्टडी से ही आप सोसाइटी को स्टडी करते हैं, सिंपल सी बात है कि नहीं? तो ये चीज है। तो ये सब कुछ हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 1 का भी हिस्सा थे ये, 50 साल के थे, वॉलेंटियर किया इन्होंने, ठीक है, रिजर्व ऑफिसर थे। 1915 आते आते दोस्तों इन्होंने काफी काम भी किया। उसके बाद जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होता है तो इनका वॉर से तो एकदम मन भर गया। साथ ही साथ अब ये दोनों, उस समय देखिए क्या है कि दोनों चीजों को ही क्रिटिसाइज करने लगे। जर्मन में जो काइजर विल्हेम की पॉलिसीज थी, ठीक है, उसको भी क्रिटिसाइज करने लगे। उसके बाद जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स थी उसको भी क्रिटिसाइज, मतलब दोनों तरीके को, दोनों पक्ष को क्रिटिसाइज करने लगे कि ये वाला वर्ल्ड भी गलत है, ये वाला वर्ल्ड भी गलत है। उसके बाद जो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, उसमें एज ए डेलीगेट के रूप में गए, इन्होंने अटेंड की। और जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की कॉन्फिडेंशियल कमेटी थी, समझ रहे हैं, उस पर भी इनको जगह मिली। अब आपको पता ही है दोस्तों कि 1871 से लेकर 1918 तक, अरे यार ये तो मैंने बता दिया, ये मैंने पूछा था आपसे सवाल अब तो आपको पता ही चल गया कि जर्मनी कब यूनाइट हुआ था। चलिए कोई नहीं, दूसरा बताइए, दूसरा ही सवाल का जवाब दीजिए कि किसने यूनाइट किया था। 1871 में खैर जर्मनी यूनाइट हुआ था। 1871 से 1918 तक जर्मन एम्पायर, 1918 से लेकर 1933 तक वाइमार रिपब्लिक, 1933 से लेकर 1945 तक आपका नेजी जर्मनी, फिर 1945 से लेकर 1991 नहीं 1989 तक ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, बीच में जर्मन वॉल, और अभी रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। जर्मनी पूरा एक है। तो ये जर्मनी की इन शॉर्ट हिस्ट्री है, समझ गया कि नहीं? तो वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को भी इन्होंने ड्राफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पार्टी भी ज्वाइन की, लिबरल जर्मन डेमोक्रेटिक पार्टी के मेंबर थे। इन्होंने को फाउंड किया था। और इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, पार्लियामेंट्री सीट पे इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, लेकिन हार गए थे, ठीक है। सारी थ्योरीज को ये नकारते थे, सोसाइटी को बल देते थे, ठीक है। 1919 में दोबारा इन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब पॉलिटिक्स से मन भर गया, इनको पता चल गया कि पॉलिटिक्स में मेरा कोई ज्यादा प्रोमिनेंट करियर नहीं है, तब हम ये देखते हैं कि इन्होंने दोबारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया। और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच, ठीक है, इन दोनों यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया, ठीक है। अब दोस्तों क्या था कि इस समय ये काफी कुछ लिख रहे थे। इसी दौरान इन्होंने पूरी तरीके से तो नहीं, लेकिन 70% अपनी इकोनॉमी एंड सोसाइटी ये पूरी पब्लिश कर ली, मतलब लिख दी। बाद में इनकी पत्नी ने इसको पब्लिश किया, ठीक है। 14 जून 1920 में स्पेनिश फ्लू हो गया। 2020 को स्पेनिश फ्लू आया था दोस्तों। स्पेनिश फ्लू पे पूरा सेपरेट वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। 14 जून 1920 को इनको स्पेनिश फ्लू हो गया और इनका देहांत हो गया निमोनिया से, ठीक है। अब हम इनकी थ्योरीज की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। मैक्स वेबर ने क्या कहा? देखिए, मैक्स वेबर की बात करें तो मैक्स वेबर ने आइडियल टाइप बताया। आइडियल टाइप मतलब क्या? देखिए, अब आप कुछ सोशियोलॉजिस्ट को देखते हैं। देखिए, एमाइल डुर्कीम है ना, हर्बर्ट स्पेंसर है। इन सब ने क्या बोला? इन सब ने यह बोला कि सोसाइटी को एज अ होल देखो, सोसाइटी को पूरी तरीके से देखो। दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है हमारा नेचुरल वर्ल्ड
और एक होता है हमारा सोशल वर्ल्ड। इसको एक तरीके से देखो, ये एमाइल डुर्कीम ने भी कहा था। एमाइल डुर्कीम ने बोला था कि सोसाइटी जो है वो साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन है। साइंस से हम नेचुरल वर्ल्ड और सोसाइटी को समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिविजुअल पे एमाइल डुर्कीम ने ज्यादा फोकस किया ही नहीं था। एमाइल डुर्कीम ने बोला कि इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। मतलब एमाइल डुर्कीम ने, पूरा लेक्चर अवेलेबल है देखिएगा, पूरा सोसाइटी पे बल दिया था कि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी के बिना इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा। मैक्स वेबर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं है। मैक्स वेबर ने यहां पे इंडिविजुअल को बल दिया कि इंडिविजुअल सबसे इंपॉर्टेंट है, इंडिविजुअल जो है वो इंपॉर्टेंट है। और सोसाइटी सोशल एक्शन, जो इंडिविजुअल सोशल एक्शंस करता है उससे गवर्न होती है। गुड और बैड सोशल एक्शन से डिफाइन होता है। साथ ही साथ कुछ भी, कोई भी चीज कैसे चलनी है तो उसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनको आइडियल टाइप बोलते हैं। आइडियलिज्म की यहां पे बात की। अब आइडियलिज्म क्या है दोस्तों, देखिए, जब भी आप एम बनाते हैं कि मुझे ये करना है, तो आप आइडियल होते हैं। मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है और देश के लिए काम करना है। आपका जो मॉडल होता है वो आइडियल होता है। उस आइडियल मतलब क्या, 100% एक्यूरेट, जिसमें कोई खोट ना हो, समझ रहे हैं। और फिर आप आईएएस बनते हैं, तो इसका मतलब पूरी तरीके से वो मॉडल सक्सेस नहीं होता है, क्योंकि जब आप आईएएस बनेंगे उसमें हो सकता है आप टॉप ना किए हो सकता है जो सोचा हो वो ना हो। और जब आप आईएएस में आए, ब्यूरोक्रेसी में आए, तो हो सकता है आप देश के लिए इतना नहीं कर पाए। लेकिन उस आइडियल टाइप ने आपका गोल अचीव करने की, यहां पे गोल अचीव करवाया। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि आइडियल मॉडल हमेशा क्रिएट किया जाता है। हम आइडियल वर्ल्ड को ही फॉलो करते हैं कि दुनिया ऐसी होनी चाहिए, और उसी बेसिस पे हम दुनिया को बनाते हैं। तो यही मैक्स वेबर ने बोला, आइडियल टाइप्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फ्रेम करता है, चीजों को बनाता है। समझ रहे हैं। तो इन्होंने हर चीज का आइडियल टाइप बनाया, हर एक चीज का आइडियल टाइप बनाया। ठीक है, कि ब्यूरोक्रेसी का आइडियल टाइप क्या होना चाहिए, सोसाइटी का आइडियल टाइप क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का आइडियल टाइप क्या होना चाहिए, उनके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, ये सब कुछ बताया और इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज्यादा बल दिया। अब हम बात करते हैं दोस्तों इनकी थ्योरीज की। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मैक्स वेबर की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क, सबसे पहले आप सुन लीजिए। मैंने यहां पे नहीं लिखा है यार, शिट, कोई बात नहीं, चलो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं। मैक्स वेबर के जो इंपॉर्टेंट वर्क है, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, अभी इसमें स्लाइड में भी था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। चलिए मैं एक काम करता हूं, वर्क से ही आपको बता देता हूं कि इसमें क्या क्या लिखा है। ठीक है, जैसे अभी इसमें छोड़िए, हाँ, सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। ठीक है, ये प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, एक्चुअली हुआ क्या, जब मैक्स वेबर कैपिटलिज्म को स्टडी कर रहे थे। कैपिटलिस्टिक मॉडल कहां से आया, कैपिटलिस्टिक मॉडल आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से। ठीक है भाई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब यहां पे एक और मॉडल आया। उससे पहले सब कुछ स्पिरिचुअल तो नहीं, सब कुछ रिलीजियस था। रिलीजियस मॉडल हम फॉलो करते थे, सिंपल सोसाइटी थी, ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्स। लेकिन जब कैपिटलिज्म आया, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, फैक्ट्रीज बननी शुरू हुई, तब कैपिटलिस्टिक मॉडल आया, लेबर के कंसेप्ट आया, लेबर लॉस कह रहा हूं, लेबर का कंसेप्ट आया। लोग फैक्ट्रीज में काम करने लगे 20-20 घंटे, 24-24 घंटे। प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव हो गया। और उसके बाद कार्ल मार्क्स है, कार्ल मार्क्स ने धज्जियां उड़ा दी, कार्ल मार्क्स ने बखिया उधेड़ के रख दी पूरे वेस्ट वर्ल्ड की, तुम्हारा कैपिटलिस्ट मॉडल ही फर्जी है, ये बकवास है। और वहां से कम्युनिज्म आया। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स पे भी मैंने बायोग्राफी रिव्यू की है, आप देख लीजिएगा, लाखों लाखों लोग उसे देख चुके हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि मैक्स वेबर ने क्या बोला। मैक्स वेबर ने ये बोला, जब मैक्स वेबर ने कैपिटलिज्म को स्टडी किया, तो मैक्स वेबर ने बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, इसकी जो उत्पत्ति है वो, उसका कोई ना कोई सोर्स रहा होगा। ठीक है, तो मैक्स वेबर गए पीछे। ठीक है, मैक्स वेबर ने रिलीजन्स को पढ़ना शुरू किया। और मैक्स वेबर की खासियत थी कि कुछ भी पढ़ते थे फिर उसको कंपेयर करते थे, और बेस्ट होता यही, आप भी जब पढ़ते हैं तो कंपेयर करते हैं ना। अगर आप कंपेयर नहीं कर रहे तो आपकी पढ़ाई गलत दिशा में जा रही है, और आप फिर समझ नहीं पाएंगे, वो रट्टाफिकेशन है। आप कंपेयर करना सीखिए। कंपेयर मतलब कि डॉट्स को कनेक्ट करना, यहां पे क्या चल रहा है, उधर पे क्या चल रहा है, दोनों में कंपैरिजन क्या है, एक दुनिया में क्या चल रहा है, एक पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा है, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो कंपैरिजन बहुत जरूरी है, और पूरी स्टडी कंपैरिजन पे होती है। तो मैक्स वेबर क्या करते थे, मैक्स वेबर ने दुनिया भर के रिलीजन्स को पढ़ा। मैक्स वेबर ने सबसे पहले जुडाइज्म को पढ़ा। ठीक है, देखिए अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन क्या है, एक है हमारा इब्राहिमिक, दूसरा है हमारा नॉन इब्राहिमिक। इब्राहिमिक रिलीजन जिनके कॉमन एंसेस्टर जो है वो इब्राहिम है। अब इसमें सबसे ओल्डेस्ट आता है जुडाइज्म। ठीक है, जो ज्यूज का रिलीजन है, हिस्ट्री ऑफ ज्यूज मैंने कवर किया है, उसमें तो काफी लोग उन्होंने देखा है। ठीक है, लाखों लाखों लोग, आप जरूर देखिएगा। उसके बाद आपका क्रिश्चियनिटी, फिर इस्लाम, ये है नॉन इब्राहिमिक, ये इब्राहिमिक रिलीजन। नॉन इब्राहिमिक में आ गया हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म,
जैनिज्म, ये सब नॉन एब्राहमिक रिलीजन में आ गया। तो सबको पढ़ा यहां पे मैक्स वेबर ने, ठीक है। और मैक्स वेबर ने जुडाइज्म को पढ़ा और उसके बाद इन्होंने कैपिटलिस्टिक मॉडल से कंपेयर किया, मतलब सारे धर्मों को पढ़ा और इसको कैपिटलिस्टिक मॉडल से कंपेयर किया। तो मैक्स वेबर को लगा क्या हिंदुइज्म, रिलीजन ऑफ इंडिया, क्या हिंदुइज्म में कैपिटलिस्टिक मॉडल मिलता है हमको? मैक्स वेबर ने बोला बिल्कुल नहीं। तो हिंदुइज्म को इन कंपैरिजन टू कैपिटलिज्म नकार दिया कि कैपिटलिस्टिक मॉडल प्रॉफिट ओरिएंटेड है, इंडिविजुअल को उसमें ज्यादा बल दिया जाता है, लेबर लॉज है उसमें, तो ये कैपिटलिस्टिक मॉडल है, लोग वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। तो ये हिंदुइज्म में तो कहीं नहीं लिखा। हिंदुइज्म तो उल्टा बताता है ना, हिंदुइज्म तो बोलता है मेटेरियलिस्टिक क्यों हो रहा है, मेटेरियलिस्टिक मत हो। हिंदुइज्म तो बिल्कुल उल्टा चलता है कैपिटलिज्म पे, कर्मा थ्योरी पे बिलीव करता है, तो हिंदुइज्म को नकार दिया। फिर इन्होंने चाइना को भी नकार दिया, क्योंकि चाइना भी कॉन्फ्यूशियस की बायोग्राफी मैंने की है, टाओइज्म, यिंग यांग, ये सब चाइना बताता है। तो चाइना के रिलीजन, यहां पे चाइना का जो मॉडल है, रिलीजियस मॉडल है, उससे भी कैपिटलिज्म नहीं मिलता। फिर इन्होंने जुडाइज्म को, एंशियंट जुडाइज्म को स्टडी किया, ज्यूज के रिलीजन को, उस पर भी इन्होंने नहीं मिलता, ठीक है। जुडाइज्म में भी इनको कैपिटलिस्टिक मॉडल नहीं मिला। फिर इन्होंने क्रिश्चियनिटी को स्टडी किया। क्रिश्चियनिटी की दो ब्रांचेस हैं, एक है हमारी कैथोलिक्स, कैथोलिक सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है। कैथोलिक्स क्या, देखिए जब जीसस क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया गया, चर्चेस के पास में पावर आ गई। मतलब क्या, ये बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। जीसस क्राइस्ट पे दोस्तों मैं बहुत जल्दी लेक्चर लेने वाला हूं, तो बहुत मुझे रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है। वैसे तो सारे धर्मों को कवर किया मैंने, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम को कवर नहीं किया है, वो बहुत जल्दी कवर करूंगा, ठीक है। तो जीसस यहाँ पे मतलब कैथोलिक पावर जो है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, और बहुत ज्यादा बढ़ गई। 1000 सालों तक दोस्तों, 1000 के 1500 सालों तक ये कैथोलिक्स ने रूल किया, इनके पास पूरी पावर थी। तो क्या कैथोलिक से कैपिटलिस्टिक मॉडल आया? बिल्कुल नहीं। तो आया कहां से कैपिटलिस्टिक मॉडल? अब आप टाइटल देखिए ना, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड कैपिटलिज्म। प्रोटेस्टेंट मॉडल से कैपिटलिज्म लिया गया है। प्रोटेस्टेंट मॉडल क्या बोलता है? प्रोटेस्टेंट मॉडल कैथोलिक से बिल्कुल उलट है। चर्च के पास थोड़ी ना ज्यादा ताकत है, ताकत तो भैया जीसस क्राइस्ट की टीचिंग्स में है, यही प्रोटेस्टेंट बोलता है। चर्च का जो कंट्रोल है उसको नकारता है। यहां पे इंडिविजुअलिटी को ज्यादा बढ़ावा दिया है। यहां पे जो गॉड्स कॉलिंग है, ठीक है, जो अंदर से कॉल आता है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया है। यहां पे जो मतलब इसमें पहले लिखा रहता है ना, यहां पे कैथोलिक्स क्या बोलते हैं कि स्वर्ग नर्क है, अच्छा काम करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, तो उसके लिए चर्च आओ। तो प्रोटेस्टेंट ने उसको भी नकारा कि यहां पे ऐसा नहीं है कि आप पहले से सब कुछ डिस्टिंक्ट है। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रोटेस्टेंट मॉडल है ये कैपिटलिस्टिक मॉडल से बिल्कुल मिलता जुलता है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है इस मॉडल में, ठीक है। इस मॉडल में क्योंकि जिस तरीके से यहां पे इधर गॉड्स की कॉलिंग होती है पहले से ही, ठीक है, वैसे ही कैपिटलिज्म में भी वर्क इज वर्शिप, ठीक है। जैसे यहां पे टीचिंग्स को, भगवान की टीचिंग्स को हम मानते हैं, वैसे ही यहां पे हम काम को भी मानते हैं कैपिटलिज्म में। प्रोटेस्टेंट के बहुत सारे एथिक्स, ठीक है, इधर कैपिटलिज्म से मिलते हैं। जैसे प्री डेस्टिनेशन, ठीक है, यहां पे लोगों को लगा, जब कैपिटलिस्टिक मॉडल जब आया तो लोगों को लगा, देखिए जाहिर सी बात है कैपिटलिस्टिक मॉडल कैथोलिक मॉडल से तो डिविएट किया, क्योंकि अगर कैथोलिक्स का कंट्रोल होता तो कैपिटलिज्म आता ही क्यों भाई? कैपिटलिज्म इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल, मतलब वहां पे लोग खाली प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, वो धर्म के बारे में थोड़ी ना सोचते हैं। आज जो कंपनीज आप लगाएंगे, आप ये थोड़ी ना बोलेंगे कि उस धर्म को क्या फायदा, आप बोलेंगे लोगों को कितना फायदा हो रहा है और मुझे कितना फायदा हो रहा है, ठीक है ना। और यही प्रोटेस्टेंट मॉडल है। प्रोटेस्टेंट मॉडल भी इंडिविजुअलिटी को ज्यादा बल देता है कि आपके पास राइट्स हैं, आप बेसिक टीचिंग्स फॉलो करो ना जीसस की, समझ गए। तो ये सारी चीजें हैं, और प्रोटेस्टेंट मॉडल जो है वो कैपिटलिज्म से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, ठीक है। तो तीन इसमें आइडियाज थे, जिसमें रिलीजियस आइडियाज थे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बिटवीन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन और रिलीजियस आइडियाज, और जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक हैं, समझ गए। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, इस पे अभी हम बाद में आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम इसकी बात करते हैं, ये सोशियोलॉजी की, ठीक है। सोशियोलॉजी की बात करें तो सोशियोलॉजी को और सोशल एक्शन को कैसे डिफाइन करते हैं मैक्स वेबर। ये जो मैं बता रहा हूं ना दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहले वर्क की बात थी, जो मेजर वर्क था, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। उसके बाद मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंस पे भी बात की, ठीक है। उन्होंने सोशियोलॉजी को डिफाइन किया, सोशियोलॉजी को इन्होंने सोशल एक्शन से डिफाइन किया है, ठीक है, कि कॉज और इफेक्ट क्या होंगे, सोशल एक्शन क्या होता है, पहले ये समझिए। सोशल एक्शन मतलब कि मान लीजिए बारिश आ गई, ठीक है, मान लीजिए बारिश आ गई, बारिश हो रही है और आपने छाता खोल लिया, वो एक सोशल एक्शन नहीं है, लेकिन वो छाता किसी के लग गया, वो एक सोशल एक्शन हो गया। मतलब उस इंसान के ऊपर असर पड़ा, आपके छाते से उस इंसान के ऊपर असर पड़ा, उस इंसान ने यहां पे रिस्पॉन्ड किया आपको,
गुस्साया वो आपके ऊपर, लड़ाई की, तो यानी कि ये एक सोशल एक्शन है, यानी कि आपने कुछ किया और उसका इफेक्ट हुआ, कॉज एंड इफेक्ट, समझ रहे हैं? तो यही बताया, यही इसी से ही सोशियोलॉजी चलती है, यही सोशल एक्शन को बताया, ठीक है, कि यहां पे मीनिंग और इंटेंशन क्या है, दैट इज द सोशल एक्शन. Action is to be distinguished from behavior that involves meaning and intention. समझ रहे हैं कि क्या क्या कुछ, कोई भी, कुछ जो भी आपने किया उसका कुछ चेंज हुआ सोसाइटी पे, जैसे आपने गाड़ी चला रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वो एक सोशल एक्शन है, क्योंकि एक इंसान के ऊपर आपने फर्क डाल दिया, उसकी पूरी फैमिली बर्बाद, उसकी सोसाइटी बर्बाद, ठीक है. दंगे हो गए, वो भी एक सोशल एक्शन है, क्योंकि इससे लोगों के ऊपर फर्क पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो ये चीज, अब सोशल एक्शन को स्टडी कैसे करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सोशल एक्शन को स्टडी कर सकते हैं आप ऑब्जर्वेशन और इंटरैक्शन से. याद रखिएगा, दोनों को आपको साथ में लेके चलना है. आपको ऑब्जर्व भी करना है और इंटरैक्ट भी करना है. सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम नहीं चलेगा. जैसे वुड कटर का एग्जांपल यहां पे दिया गया है, वुड कटर है, ठीक है, अब वो लकड़ी काट रहा है, अब आप उसको देख रहे हैं, जो आज के जमाने में देखिए कितना वैलिड है ये, ठीक है, हम किसी को देख के एक अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हैं, जो कि गलत होता है, जो कि अक्सर गलत होता है. तो हम एक वुड कटर को देख रहे हैं, वो मतलब एक इंसान को देखो, वो लकड़ी काट रहा, हमने मन में बना लिया कि लकड़हारा है, ये वुड कटर है, ठीक है. लेकिन हो सकता है वुड कटर ना हो सकता है वो एक ऐसा सिंपल इंसान हो जो खाली लकड़ियों को ले जा रहा हो सकता है सर्दी ज्यादा हो, लकड़ी को जलाने के लिए ले जा रहा हो सकता है कुछ कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ किसी भी काम के लिए वो लकड़ी ले जा रहा हो सकता है वो पेड़ बहुत ज्यादा बड़ा हो गया इसलिए वो लकड़ी मतलब पेड़ को काट रहा हो. तो हमको कैसे पता चलेगा, जब हम उससे इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन और इंटरैक्शन ये दोनों बहुत ज्यादा जरूरी है. ये दीज आर दी टू लेवल्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन. आप किसी भी सोशल एक्शन को इन्हीं दो से समझेंगे, समझ रहे हैं? जैसे अभी मैंने आपको छाते वाला एग्जांपल दिया था, अब आपने ऑब्जर्व किया, ठीक है, आपने देखा कि छाते से एक इंसान को चोट लग गई, अब दोनों में झगड़ा हो गया, ठीक है. अब आपने ये सोचा कि यार ये जो झगड़ा है ये शायद इस इंसान ने जानबूझ के किया होगा, या हो सकता है ना जानबूझ के किया हो. तो दो पॉसिबिलिटी आई, लेकिन आप कैसे, ये तो आपका पर्सपेक्टिव है, आपने उससे इंटरैक्ट तो किया नहीं, तो आप जाएंगे उससे इंटरैक्ट करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा क्या गलती थी, क्या उसने जानबूझ के किया, ठीक है. और भी बहुत सारी चीजें. तो इंटरैक्शन और ऑब्जर्वेशन ये दो लेवल्स है, इसी से ही हम सोशल एक्शन को समझ सकते हैं. ये चीज आप समझे. उसके बाद यहां पे सोशल एक्शन को समझने के लिए दोस्तों, इन सोशियोलॉजी के कंसेप्ट को समझने के लिए यहां पे आइडियल टाइप की डेफिनेशन है. आइडियल टाइप दोस्तों, ये इससे हम एक तरीके से सोशियोलॉजी को समझ सकते हैं, ठीक है. एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है आइडियल टाइप. तो आइडियल टाइप को कैसे यहां पे मतलब समझाएंगे. आइडियल टाइप को समझाने के लिए दोस्तों, क्या है आइडियल टाइप, अभी मैंने बताया ना सोशल कंस्ट्रक्ट है, ठीक है. तो आइडियल टाइप एक तरीके से डायग्राम है, डिस्क्रिप्शन है, हमारी सोसाइटी कैसी होनी चाहिए उसका हम आइडियलिस्टिक मॉडल बनाते हैं, सिंपल सी बात है. लेकिन आइडियल टाइप को डिफाइन करने के लिए एलिमेंट्स होते हैं भाई, किसी चीज को डिफाइन करने में एलिमेंट्स होंगे ना. जैसे डेमोक्रेसी, अब डेमोक्रेसी आइडियल टाइप क्या है, आप खाली बोलेंगे थोड़ी ना कि आइडियल टाइप डेमोक्रेसी चाहिए. कोई इंसान पूछ लेगा भैया आइडियल टाइप, व्हाट इज आइडियल टाइप, क्या है आइडियल टाइप, तो आप डिफाइन करेंगे. कैसे डिफाइन करेंगे, एलिमेंट से उससे डिफाइन करेंगे. क्या डेमोक्रेसी में क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए, मल्टी पार्टी सिस्टम, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, पीपल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, पीपल पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी बिफोर लॉ. ये डेमोक्रेसी के क्या है, आइडियल टाइप से एलिमेंट्स है, समझ रहे हैं. आपसे पूछे कि आप आईएएस बनना है, मुझे सबसे देश के लिए कुछ करना है, 100% देश के लिए, तो बोलेगा कि अच्छा ठीक है, तुमको क्या देश के लिए करना है, तो आप उसके एलिमेंट्स बताएंगे ना, क्या क्या चीजें आपके, जो आपके पैरामीटर्स हैं, ठीक है, क्यों आपको आईएएस बनना है, ये सब आपके एलिमेंट्स हो गए आइडियल टाइप. तो आइडियल टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. अच्छा एक चीज और, मैं उस समय सोशल एक्शन में एक चीज बताना भूल गया था दोस्तों, ठीक है, कि इन्होंने चार तरीके के सोशल एक्शन की बात की है, ठीक है, मेन 4 तरीके के. एक है हमारा ट्रेडिशनल सोशल एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ट्रेडिशनल सोशल एक्शन मतलब जो हमारे ट्रेडिशन, जो हमारे कस्टम्स हैं, जो आज भी जैसे आप परिवारों में देखिए इंटरकास्ट मैरिज अलाउ नहीं होती है, बहुत सारी लड़कियों को राइट्स नहीं है, बिल्कुल उनको बांध के रखा गया है. क्यों? क्योंकि उनके कस्टम्स ट्रेडिशन ऐसे हैं. इनफैक्ट बहुत सारे देश जो हैं, जैसे अफ्रीका के काफी देश, इनफैक्ट इस्लामिक जो देश है, वो अपने कस्टम्स और ट्रेडिशन पे चलते हैं. तालिबान की 1996 से लेकर 2001 तक जो लीडरशिप थी अफगानिस्तान में, वो शरिया लॉ पे बेस्ड थी, कस्टम और ट्रेडिशन, औरतों को बिल्कुल राइट्स नहीं थे. तो ये हमारा ट्रेडिशनल सोशल एक्शन,
ठीक है ना। तो इसमें जो सोशल एक्शन होता है वो आपके कस्टम्स पे होता है, जो आपका पूरा एक रिलेशनशिप रहा है, ठीक है, पूरे आपके जो परिवार में या जो भी सोसाइटी में, मतलब इस ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस रहे हैं। फिर आता है हमारा इफेक्टिव एक्शन, ये दूसरे तरीके का होता है, ये सोशल एक्शन के टाइप की बात हो रही है। आता है हमारा इफेक्टिव एक्शन, ठीक है। इफेक्टिव एक्शन मतलब ये आपकी इमोशनल स्टेट से डील करता है, ठीक है, कि आपकी इमोशनल स्टेट क्या है। जब आप बहुत ज्यादा दुखी होते हैं तब आप कुछ एक्शन करते हैं, गुस्सा आ गए तो मार दिया किसी को, बहुत खुश है तो बहुत मतलब लोगों को पार्टी दे दी, तो वो होता है हमारा इफेक्टिव एक्शन। ये एक और तरीके का सोशल एक्शन है, लेकिन इससे दोस्तों रिजल्ट जनरेट होता है, इससे रिजल्ट जनरेट होता है, पॉसिबिलिटी जनरेट होती है। फिर आता है हमारा रैशनल एक्शन। रैशनल एक्शन एक और बहुत इंपॉर्टेंट, रैशनल एक्शन मतलब आपको आईएएस बनना है, वो आपका रैशनल एक्शन है। रैशनल एक्शन इज रिलेटेड टू अ गोल। जैसे इंजीनियर वो ब्रिज को बनाता है, डॉक्टर बीमारी को ठीक करता है, आईएएस एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है, तो वो रैशनल एक्शन है, ठीक है। चौथा है हमारा रैशनल एक्शन टू अ वैल्यू। अभी रैशनल एक्शन टू अ गोल देखा, चौथा हमारा रैशनल एक्शन टू अ वैल्यू, ठीक है। इसमें जैसे हम देख सकते हैं कि सोल्जर, जैसे हमारा सिपाही है, सिपाही की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि सिपाही देश के लिए जान भी दे सकता है। आप देखते हैं कि बहुत सारे सिपाही जो शहीद हो जाते हैं, तो वो एक वैल्यूएबल चीज है, उसको कोई भी मैच नहीं कर सकता। तो ये सोशल एक्शन है, सोसाइटी पे इनका इंपैक्ट पड़ता है। फिर अथॉरिटीज की, लेक्चर लंबा हो रहा मुझे पता है, चलिए कोई नहीं, लेकिन हम इसको कंटिन्यू करेंगे। स्टेट पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट की बात करते हैं। अब इन्होंने 3 तरीके के लीडरशिप की बात की है। एक है हमारी कैरिज्मेटिक अथॉरिटी। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी जो है, ये देखिए, कैरिज्मेटिक अथॉरिटी के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जैसे हिटलर, हिटलर का कोई विजन थोड़ी ना था, उसने तो पूरे जर्मनी को युद्ध में ढकेल दिया। स्टालिन, माओ, ये सब कैरिज्मेटिक अथॉरिटी है। एक तरीके से लोगों ने देश के लिए, कहने का मतलब यह है कि यहां पे इन्होंने जेनोसाइड किया बकायदा। हिटलर की बात करें, स्टालिन की बात करें, इन्होंने लोगों को मारा। आइडियल, यहां पे आइडियल टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की बात कर रहे हैं। यहां पे तो 3 तरीके की पॉलिटिकल लीडरशिप होती है जो आइडियल होती है। एक होती है कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, कैरिज्मा, इतना जबरदस्त ओरेटर, जबरदस्त लीडर कि हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। फिर आती है हमारी ट्रेडिशनल अथॉरिटी, जैसे बहुत सारे इस्लामिक देश, ठीक है, वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी पे। अफ्रीका में ट्राइब्स की अथॉरिटी है। नॉर्थ ईस्ट में आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में आपको ट्रेडिशनल अथॉरिटी देखने को मिलेगी। भाई आर्टिकल 371 में हम नॉर्थ ईस्ट में अलग प्रावधान है, आर्टिकल 371 के। हम नागास की अपनी ऑटोनॉमस काउंसिल्स हैं, हम उनके कस्टमरीज लॉ में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, भारत सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ऐसे एग्जांपल देके चला करिए। ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गई। उसके बाद हमारी लीगल अथॉरिटी, जैसे भारत, हमारा संविधान है, हमारा संवैधानिक ढांचा है, हम लीगल अथॉरिटी पे चलते हैं और लीगल अथॉरिटी बेस्ट होती है, ठीक है ना, लीगल अथॉरिटी बेस्ट होती है। फिर ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को, ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को बताया इन्होंने। ब्यूरोक्रेटिक मॉडल को बताया यहाँ पे कि ब्यूरोक्रेसी के 9 प्रिंसिपल्स होते हैं। एक होता है स्पेशलाइज्ड रोल, कि हर एक ब्यूरोक्रेसी का रोल क्या होता है। उसके बाद बेस्ड ऑन मेरिट, मेरिट ये ओपन कंपटीशन होता है। ब्यूरोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रैशनल लीगल मॉडल है, मतलब इसी से सोसाइटी जो है वो प्रोग्रेस कर सकती है। फिर मेरिट मतलब आप सीनियर होंगे कि जूनियर होंगे, वो आपकी मेरिट डिसाइड करेगी, ठीक है। उसके बाद प्रमोशन, ट्रांसफर, फिर करियर, फिर हायरार्की, फिर ऑफिशियल कंडक्ट, सुप्रीमेसी जो रूल्स की होती है, और फिर इम्पर्सनल और पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। तो आई होप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये तो आप समझ ही रहेंगे, समझ गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरीज थी मैक्स वेबर की। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं समझे हैं तो फेसबुक पेज है, ट्विटर है, वहां पे आप मुझसे सवाल पूछिए। कुछ रहे पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।